नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा जगत अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले थे या फिर कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्णमाला से संबंधित टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और वर्णमाला, देखो वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं और जो दो भेदों में से जो पहला भेद अपना कौन सा है? स्वर, है ना। तो स्वर के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वर्ण का जो दूसरा भेद है, और वर्ण का जो दूसरा भेद है वो है व्यंजन। तो आज हम व्यंजन के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात अच्छे से ध्यान में रखना, ये जो मैं आपके पास सामने जो क्लास लेके आई हूँ, अगर व्यंजन में वर्ण का जो दूसरा भेद है व्यंजन, अगर इसको आपने पूरा पढ़ लिया तो इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इस क्लास को ध्यान से पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा जगत अकेडमी का जो ऐप है उसे जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर मिलता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से जल्दी अनुरोध है कि SI की भर्ती परीक्षा भी, उसके एग्ज़ाम भी जारी हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि उस एग्जाम के 3 महीने हैं, तो जल्दी इस मौके को मत छोड़िए और शिक्षा जगत अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। और आज हम बात कर लेते हैं वर्ण का जो दूसरा भेद है व्यंजन। तो आज हम उसके बारे में बहुत ही आसान और इजी तरीके से, एक छोटे भाई बहनों की तरीके से मैं आप सभी विद्यार्थियों को समझाऊंगी। तो देखो आज हम बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। तो देखो व्यंजन जो है, तो देखो सबसे पहले व्यंजन में क्या होता है वो हमें जानना जरूरी है। तो देखो व्यंजन, बेटा एक बात आप सभी को अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जब हम पढ़ते हैं तो पहले हमें हर चीज़ का मर्म पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि व्यंजन कहाँ किसे जाता है, तो बेटा तुम चाहे इसकी कितना भी सारा रोल पढ़ लो, और अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि व्यंजन किसे कहा जाता है, तो तुम्हारी पूरी क्लास पढ़ना ही व्यर्थ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। तो देखो व्यंजन, सबसे पहले हमें जानना है कि व्यंजन कहाँ किसे जाता है। तो देखो व्यंजन क्या है? वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। देखो ये वाक्य हमें क्या कह रहा है कि वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, मतलब स्वर में हमने जाना था कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, अपने पैरों पर स्वयं खड़े होते हैं, उन्हें अपनी सहायता के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि वह वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है और आसान और इजी तरीके से ध्यान में रखना है कि वह व्यंजन जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। और देखो स्वरों की सहायता कैसे होती है ना, कैसे ये व्यंजन स्वरों की सहायता लेते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखो ये अभी क जो है, ये क है ना, ये क्या है? ये है अपना अक्षर। क्या है? अक्षर। अब ये अक्षर तो है बेटा, लेकिन ये क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। अब ये जो व्यंजन है, ये कैसा व्यंजन है? ये व्यंजन अपना है पूरा, मतलब अभी इस क में है ना, इसमें अ भी मिला हुआ है। और जब हम इस क को तोड़ते हैं तो देखो क जो है, इस क के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। इस हलंत का मतलब है कि जो पूरा क था, जब हमने इसे तोड़ा तो तोड़ने पे हमने क के नीचे हलंत लगाया, और हलंत का मतलब है कि अब क क्या हो गया? आधा हो गया। और आधा का मतलब है कि अब ये क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। अब देखो वही क जो पूरा क था,
जब उसको हमने आधा किया तो वो किस में आ गया, वर्ण में आ गया। क्योंकि अक्षर क्या होते हैं, अक्षर का मतलब होता है जिन्हें तोड़ा जा सकता है, जिन्हें तोड़ा जा सकता है वो होते हैं अक्षर, लेकिन जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता वो होते हैं वर्ण। और यहाँ पे क को जब हमने आधा कर दिया, और क को आधा कब किया, क्योंकि हमने इसमें से क्या निकाल लिया, स्वर निकाल लिया है ना। और जब हमने इसमें से स्वर निकाला तो क क्या हो गया, आधा हो गया। और अब इस वर्ण को अक्षर बनाने के लिए, इस क को अक्षर बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, स्वर को क्या करते हैं, मिलाते हैं। और जब क हलंत धन ए को जब हम मिलाते हैं तब जाके पूरा क मिलता है। इसलिए ही कहा जाता है कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इधर देख लो, ये ख क्या है, ये ख जो है ये क्या है, अक्षर है। ठीक है, क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं। और ये क्या है, अपना व्यंजन है। अब ये व्यंजन है, लेकिन जब हम इसे तोड़ते हैं तो यहाँ पे आधा ख और ए, ये क्या हो गए। अब ये जो दोनों है ये किस में आते हैं, ये अपने आते हैं वर्ण में। और वर्ण में क्यों आएंगे, क्योंकि अब इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और जब ख को हमने आधा किया तो इसमें से ए निकाल दिया। और ख को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यंजन में वर्ण को मिलाते हैं, व्यंजन में स्वर को मिलाते हैं। जब हम मिलाते हैं तब जाके क्या बनता है, पूरा व्यंजन। इसलिए कहा जाता है बेटा कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब सहायता, मतलब व्यंजन बिना सहायता के नहीं बोले जा सकते, लेकिन स्वरों में इतनी क्वालिटी होती है कि उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। बस आप सभी को आसान से तरीके में, आसान सी भाषा में इतना ध्यान में रखना है, जो स्वतंत्र होते हैं, जो आज़ाद होते हैं वो स्वर होते हैं। और जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वही अपने क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम देख लेते हैं वर्णों की संख्या। क्या, वर्णों की संख्या। अब देखो, वर्णों की संख्या में सभी वर्णों को लिया जाता है, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। अब देखो अपने यहाँ पे स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11। वो हमने पिछली क्लास में जाना था कि स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 33। ठीक है, अब ये हुए। अब उसके बाद देखो अयोगवाह। अयोगवाह जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, वो अपने होते हैं 2। और संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4। और टांडन जात जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2। और विदेशी जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 4। और विशिष्ट व्यंजन जो है ल है ना, विशिष्ट व्यंजन अपना 1 होता है। और इस विशिष्ट व्यंजन को 2024 में वर्ण में सम्मिलित किया गया था। और वर्ण में इसे सम्मिलित करने के कारण जो अपने वर्णों की जो संख्या हो गई वो कितनी हुई, 53। ठीक है, पहले जो वर्णों की संख्या मानी जाती थी 2024 से पहले, वो वर्णों की संख्या कितनी थी, वो थी वर्णों की संख्या 52। लेकिन 2024 में एक विशिष्ट व्यंजन और आया अपने सामने और वो था ल, है ना। जब इसको मिलाया तब जाके अपने वर्णों की संख्या अब कितनी मानी जाती है, अब अपने वर्णों की संख्या मानी जाती है 53। ठीक है, तो बेटा अब ध्यान में रखना है कि जब तुमसे पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है तो अब आपको 52 टिक नहीं करना। अगर अब आपसे पूछा जाए तो आपको कितने टिक करना है, 53। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो ये है अपना मोस्ट। क्या है ये अपना मोस्ट है। मोस्ट क्यों है, क्योंकि बेटा ये पूछे भी जाते हैं कि अयोगवाहक कितने होते हैं, है ना। साधारण जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, या फिर अपने कुल जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, या फिर मानक वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो देखो हम जान लेते हैं कि जो अपने
साधारण जो वर्ण होते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम मूल वर्ण भी कह सकते हैं। तो साधारण जो वर्ण होते हैं और जिन्हें हम मूल वर्ण भी कह सकते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 44। कितनी होती है? 44। और ये जो 44 है वो कैसे बने वर्ण, है ना, तो देखो 11 तो अपने इसमें क्या है? स्वर। क्या है? 11 तो स्वर है और 33 क्या है? अपने व्यंजन। क्या है? व्यंजन। जब इन दोनों को मिलाया तब जाके टोटल कितने हुए? 44 वर्ण, है ना। और वो भी कौन से वर्ण? साधारण वर्ण, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो कुल वर्ण। अब कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? यहाँ तक हमने सिर्फ जाना है कि साधारण वर्णों की कितनी संख्या होती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ साथियों कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो देखो कुल वर्णों में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 53 होती है, ठीक है ना। और देखो 53, इसमें 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 अयोग वाहक है, उसके बाद 4 क्या है? 4 संयुक्ता अक्षर है, और ये जो 2 है ये क्या है? अयोग वाहक आगे संयुक्त, और 1 2 है अपने क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन, और उसके बाद है 1 अपना विशिष्ट व्यंजन। और इन सभी को मिलाकर जो हुई इनकी संख्या वर्णों की वो हुई 53। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 53, ठीक है। तो अगर अच्छे से ध्यान में रखना है बेटा, यही कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन से आप सभी विद्यार्थियों को बचना है। अगर कुल वर्ण तुमसे पूछा जाए तो कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो अपनी होती है 53, और अगर तुमसे पूछा जाए साधारण वर्ण या फिर मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है तो अच्छे से ध्यान में रखना है कितनी होती है? 44। उसके बाद देखो, अब देखो अगर पूछा जाए तुमसे कि बताओ मानक वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो देखो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो मानक वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 57 होती है। तो मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 57 होती है। और ये 57 क्या होते हैं? मानक वर्ण। मानक वर्ण, है ना। अब देखो इसमें क्या आ गए? इसमें 11 स्वर आ गए, 33 क्या आ गए? व्यंजन, ठीक है। उसके बाद में 2 क्या आ गए? 2 अपने मान लो अयोगवा है, ठीक है। उसके बाद में 2 अपने मान लो उत्क्षिप्त है ना, 4 अपने संयुक्त व्यंजन, और 1 अपना क्या है? विशिष्ट वर्ण। तो इन सभी को मिलाकर जो मानक वर्णों की जो संख्या हो गई बेटा वो कितनी हुई? 57, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, चाहे साधारण वर्ण आए, चाहे कुल वर्ण आए, चाहे मानक वर्ण आए, इनकी जो संख्याएं हैं वो आप सभी को बहुत अच्छे से बता दी गई है, तो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद देखो, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यंजनों की संख्या। इनकी संख्या? व्यंजनों की संख्या। और आज जो अपना टॉपिक चल रहा है वो भी क्या चल रहा है? व्यंजन से संबंधित चल रहा है। तो देखो अगर हम व्यंजन की बात करें तो कुल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। अब 33 तो व्यंजनों की संख्या होती है, लेकिन वो 33 व्यंजन होते कौन कौन से हैं तो वो अब हम देख लेते हैं। देखो जो 33 वर्णों की संख्या होती है उसमें क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ऊष्म वर्ण, च वर्ग, त वर्ग और अंतः स्थः व्यंजन, इन सभी को मिलाकर, किनको? इन सभी को मिलाकर जो व्यंजनों की संख्या हुई है वो हुई है कितनी? 33। कितनी हुई? 33। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि व्यंजनों की संख्या 33 हुई है, और वो जो 33 व्यंजन है वो किस में आते हैं? क वर्ग को मिला के च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है ना, उसमें वर्ण और अंतः स्थः व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजनों की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब देखो
ये तो हमने जान लिया कि व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है, ठीक है ना। लेकिन जो 33 व्यंजन थे वो व्यंजनों के भी कितने प्रकार होते हैं और जो वो 33 व्यंजन है वो किस किस के अंतर्गत आते हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी बातें आज इसी क्लास में इसी टॉपिक के माध्यम से, मतलब आज व्यंजन से रिलेटेड आज हम इतना पढ़ लेंगे कि मजाल इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन सकता है ना बेटा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि दिव्या मैम की क्लास धैर्य पूर्वक लेना, और अगर तुमने पूरा टाइम मैम की क्लास को दिया तो याद रखना कि हिंदी में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो आगे अब हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले व्यंजन का वर्गीकरण, किसका? व्यंजन का वर्गीकरण। अब देखो व्यंजन के वर्गीकरण में सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है साधारण वर्गीकरण। तो साधारण वर्गीकरण के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। और जो 3 भाग है अपने, कितने भाग है? 3 जो भाग है वो देख लेते हैं बेटा। जो 3 भाग है तो देखो सबसे पहले जो पहला भाग है वो है अपना स्पर्शी व्यंजन। कौन सा है? स्पर्शी व्यंजन। और देखो स्पर्शी व्यंजन जो है इनकी संख्या जो मानी जाती है, इनमें जो वर्ण होते हैं वो कितने वर्ण होते हैं, इनमें जो वर्णों की संख्या होती है और किस में होती है? स्पर्शी व्यंजनों में होती है। और वो जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 वर्ण, ठीक है ना। और ये जो 25 वर्ण हैं इनमें इनके वर्ग कितने होते हैं? भाई स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है, लेकिन 25 तो होती है लेकिन इसके वर्ग कितने होते हैं? तो बेटा आप सभी को ध्यान में रखना है कि स्पर्शी व्यंजन के जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। और 5 कौन कौन से होते हैं? देखो पहला जो इसमें आता है वो अपना आता है क्या? पहला जो इसमें आएगा वो आएगा क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और 5वां जो अपना है वो है प वर्ग, ठीक है। तो स्पर्शी व्यंजनों में जो वर्गों की संख्या होती है बेटा ये भी ध्यान रखना, कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो 5 प्रकार के होते हैं। और अगर पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो बेटा आपको बताना है 25। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है तो आपको बताना है 5 वर्गों में इनको बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो अंतः स्तः व्यंजन, अंतः स्तः व्यंजन। अब देखो अंतः स्तः जो व्यंजन होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। देखो 1 2 3 और 4, तो इनकी जो संख्या हो गई वो कितनी हुई? 4 हो गई। और अंतः स्तः व्यंजनों की जो 4 संख्या होती है, इन चारों संख्याओं में जो ये वर्ण है वो कौन कौन से हैं? तो देखो अपने जो वर्ण है, पहला है य र ल व। क्या है? य र ल और व। तो अच्छे से ध्यान में रखना है कि य र ल व ऐसे रट लो बेटा, ऐसे रट लो कि बस अंतः स्तः व्यंजन का नाम आते ही आप सभी के दिमाग में इतना आ जाना चाहिए कि अंतः स्तः व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और 4 कौन सी होती है? य र ल व, है ना। उसके बाद देखो, अब देखो ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्म वर्ण व्यंजन। अब देखो बेटा थोड़ा ये टाइपिंग में गलती हो गई है। ऊष्म वर्णों की जो संख्या होती है वो तो अपनी 4 ही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अंतः स्तः व्यंजनों को बता दिया गया है। लेकिन मैं बता देती हूँ, ऊष्म जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? ये अपने होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अब 4 तो होते हैं लेकिन वो 4 कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो 4 उसमें वर्ण होते हैं वो अपने होते हैं स, श, स
और है। ठीक है, ये है अपने कौन से ऊष्म वर्ण। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। तो इनको इन पे गौर मत करना आप बेटा, इधर ध्यान रखना। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है और 4 जो होती है वो कौन कौन सी है? स और है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अब नीचे। आप देखो घोष, घोष मतलब कंपन के आधार पे, है ना, कंपन के आधार पर। और जिनको कंपन के आधार पर जो होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उन्हें कहा जाता है घोष। आप देखो घोष जो है कंपन के आधार पे बोल लो या घोष के आधार पे बोल लो, तो कंपन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो अपने होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और जो वो 2 प्रकार है वो कौन कौन से हैं? तो देख लो, पहला जो है अघोष और दूसरा है सघोष। पहला क्या है? अघोष और दूसरा क्या है? सघोष। अब देखो इसमें हम ये भी बात कर लेते हैं कि जो अ होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखो जो अ है, अ जो है इसका मतलब क्या होता है? नहीं घोष या कंपन। क्या? कंपन मतलब, या कंपन मतलब अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता, है ना। मतलब अघोष वर्ण किसे कहा जाता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो जब उन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय उन वर्णों में हम क्या नहीं होता? कंपन नहीं होता। और जिन वर्णों में कंपन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अघोष वर्ण। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको बिल्कुल माइंड को सेट करना है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न क्या रहता है? घोष और सघोष वर्णों में ही इनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो बेटा इस कन्फ्यूज़न से आप सभी को दूर रहना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय जिनमें कंपन नहीं होता उन्हें हम कहते हैं अघोष वर्ण। और जिनमें कंपन नहीं होता उन वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13। कितने वर्ण होते हैं? वो 13 वर्ण। और जो 13 वर्ण है वो कौन कौन से हैं? तो देखो देखो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स। वर्गीय वर्णों का 1 व 2 वर्ण। देखो बेटा इसमें अच्छे से बताया गया है कि जो वर्ग है वर्गीय वर्णों का, है ना, मतलब स्पर्शी जो व्यंजन है, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन है। और स्पर्शी व्यंजन के जो वर्ग थे वो हमने जाने 5 थे। और उन पांचों वर्गों में से ही ये वर्ण दिए गए हैं। और वो जो वर्ग है उन्हीं वर्गों में से उन्हीं वर्गों का पहला और दूसरा जो वर्ण है, कौन सा? पहला और दूसरा जो वर्ण है, उन 5 वर्गों के में से जो पहला और दूसरा जो वर्ण है वही अपने कौन से वर्ण? वही है अपने अघोष वर्ण। देखो इधर मैं तुम्हें अच्छे से बता भी देती हूँ। देखो इधर क जो है ये क वर्ग का पहला ही क्या है? ये क वर्ग का पहला ही वर्ण है ना। और वर्ण क्यों है? आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम इनको वर्ण क्यों बोल रही है। तो बेटा देखो सभी के नीचे हलंत लगा हुआ है। और मैंने आप सभी को बताया था, मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बताया था कि जिन व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगा हुआ होगा वो हमेशा किस में आएंगे? वो आएंगे वर्णों में। ठीक है, क्योंकि अभी इनमें क्या है? अभी इनमें सभी में स्वर नहीं मिला हुआ है, ये आधे हैं। और जब ये आधे रहते हैं तो इनके नीचे हलंत रहता है। और जब इनके नीचे हलंत रहेगा, चाहे वो कोई सा भी अक्षर हो, और अगर उसके नीचे हलंत रहेगा तो वो वर्ण के अंदर आएगा। ठीक है, अब देखो क, अब ये क्या है? ख। ख जो है ये किसका है? ये क वर्ग का दूसरा ही तो वर्ण है। च है, ये क्या है? च वर्ग का पहला वर्ण छ है, ये च वर्ग का दूसरा वर्ण ट है। ट वर्ग का पहला वर्ण ट खुद है ना, और ठ है ये दूसरा वर्ण। त है, त वर्ग में से त पहला वर्ण, थ है ये क्या है? दूसरा वर्ण। प है ये पहला वर्ण,
फ है, ये क्या है, दूसरा वर्ण। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो वर्ग है ना, जो स्पर्शी व्यंजन के जो वर्ग है उन्हीं का पहला और जो दूसरा वर्ण है वही है अघोष वर्ण, वही है जिनमें कंपन नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो सघोष वर्ण। देखो बेटा, जितना आपकी मैम आप सभी को जितना आसान बनके, जितना भी इस टॉपिक को आसान कर सकती है उतने आसान तरीके से मैं सभी विद्यार्थियों को समझा रही हूँ, है ना। मतलब इतने आसान तरीके से समझा रही हूँ जैसे बच्चों को समझाया जाता है ना, इससे ज़्यादा आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम बात कर लेते हैं सघोष वर्ण। अब देखो सघोष वर्ण में क्या होता है, क्या जानना है हमें कि अब सघोष वर्ण में क्या होता है। तो देखो सघोष वर्ण में क्या होता है, इसमें जो श का जो अर्थ है सहित, सहित घोष या कंपन, है ना। सहित घोष, सहित का मतलब है जिसके अंदर है, मतलब ये कहना चाहता है सघोष में क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या हो, कंपन हो बेटा, है ना। देखो होगी इसकी, देखो अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है, क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। समझ में आया बेटा। देखो आसान सा तरीका है ना। हमेशा विपक्ष होता है, अघोष पढ़ा कंपन नहीं होता, सघोष जब हमने पढ़ा तो बेटा कंपन होता है ना। तो ध्यान में रखना कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उनमें कंपन उत्पन्न हो, अगर उनमें कंपन उत्पन्न हो रहा है उसका मतलब है कि वो किस में आता है, वो आता है अपना सघोष में। किस में आता है, सघोष में। और देखो सघोष में आने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सघोष में जो आने वाले वर्ण हैं वो क्या है, कौन कौन से हैं। तो देखो अब देखो ग, घ, ज, झ, ण, न, ण, ड और न और द और ध, न, व, भ, म, य, र, ल, व है, धन स्वर। मतलब ये जितने भी वर्ण हैं, और ये वर्ण किसके हैं, व्यंजन के, है ना। मतलब ये जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, इन व्यंजन वर्णों के साथ साथ प्लस स्वर, मतलब स्वरों को मिलाकर ये सारे वर्ण ऐसे हैं, स्वर भी किस में आते हैं, वर्ण में आते हैं। क्यों, क्योंकि उनको भी तोड़ा नहीं जा सकता, और ये यहाँ पे सभी के वर्णों के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इनको भी नहीं तोड़ा जा सकता। तो इन व्यंजन वर्णों को मिलाकर और स्वरों को मिलाकर ये जितने भी वर्ण हैं इन सभी का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें क्या उत्पन्न होता है, इनमें कंपन उत्पन्न होता है, और जिनमें कंपन उत्पन्न होता है वही है अपने कौन से, सघोष वर्ण। तो ये बातें आप सभी को ध्यान में रखना है। और देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है कि व्यंजन वर्ण में प्रत्येक वर्ग का क्या दिया गया है, तीसरा और चौथा। ग जो है ये क वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण है। ज जो है ये किसका है, ये है ना, झ, झ, मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा और जो चौथा वर्ण है वही क्या होते हैं, वही अपने होते हैं सघोष वर्ण। ठीक है, तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। एक बार रुकना बेटा, पानी पी लूं, तुम्हारी मैम पानी पी ले। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बस आप सभी को इतना सा ध्यान रखना है, ज़्यादा गौर नहीं करना, बस ध्यान इतना रखना है कि जहाँ पर भी
ये जितने भी जो वर्ण दिए गए हैं और अगर स्वर आ जाए तो इन चीज़ों का, इन वर्णों को आपको समझ के याद करना है और बस इतना ध्यान में रखना है कि जहाँ पे वर्ण और स्वर आए और ये वाले वर्ण आ जाए तो आप सभी को इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, इन वर्णों में कंपन होता है और जिनमें कंपन होता है वो किस में आते हैं, वो अपने आते हैं सघोष वर्ण में। ठीक है, उसके बाद देखो आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्राण वायु के आधार पर, है ना। प्राण वायु के आधार पर जो क्या होते हैं, प्राण वायु के आधार पर मतलब मुंह से क्या होता है कि प्राण वायु के आधार पर मतलब वायु जो मुंह से निकलने वाली जो हवा है उसके माध्यम से जो वर्णों को बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो प्राण वायु के आधार पर दो प्रकार से वर्णों को बांटा गया है और प्राण वायु का मतलब होता है कि मुंह से निकलने वाली हवा, मुख से निकलने वाली हवा के माध्यम से जो वर्णों को बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है। और जो दो भाग है वो कौन कौन से हैं, तो देखो अल्प प्राण और महाप्राण। कौन से हैं दो भाग, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो अल्प प्राण को जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, अल्प धन प्राण, मतलब अल्प धन प्राण। ठीक है, ध्यान में रखना कि अल्प प्राण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और जो दो शब्द है वो कौन कौन से हैं, अल्प धन प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु या हवा, है ना। क्या होता है, वायु या हवा। अब देखो इतना हमने जान लिया, अब अल्प प्राण का मतलब क्या हुआ, हाँ पता चल रहा है ना, शब्द से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे कम वायु हो, जहाँ पे वर्णों को बोलने पर कम वायु निकले। कैसे, तो देख लेते हैं। देखो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम या थोड़ी निकले, क्या करें कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उस समय हवा या तुम मान सकते हो वायु, दोनों ही आए तो मतलब एक ही है। पर जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम या थोड़ी निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। याद रखना है, ध्यान में रखना है और अपने इस दिमाग को सेट करके रखना है। इतना पता रखना है आसान तरीके से, बस इतनी सी बात तुम्हें ध्यान में रखना है कि जिन वर्णों को बोलते समय वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकले, है ना, तो उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। और देखो अल्प प्राण वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 30। अल्प प्राण वर्णों की जो संख्या होती है वो 30 होती है। और 30 में कौन कौन से वर्ण है वो देख लेते हैं। देखो क, ग, ण, च, झ, ज, अण, ट, ड, ण, त, द, न, प, व, म, य, र, ल, व, धन स्वर, है ना। मतलब व्यंजन वर्णों को मिलाकर और स्वरों को मिलाकर अल्प प्राण वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 30 होती है। मतलब अल्प प्राण में स्वरों को भी मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो महाप्राण। अब महाप्राण जो शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और जो दो शब्द है वो कौन कौन से हैं, तो देखो महाधन प्राण, क्या है, महाधन प्राण से मिलकर महाप्राण शब्द बना हुआ है। और देखो महा का अर्थ होता है अधिक, क्या होता है, महा का अर्थ होता है अधिक और प्राण का मतलब होता है प्राण, या तुम मान सकते हो क्या वायु, या तुम कह सकते हो वायु नहीं तो हवा। तीनों का मतलब एक ही है ना। तो क्या होगा, अल्प प्राण में कम वायु, महाप्राण मतलब शब्द से इसमें भी पता चल रहा है कि जहाँ पे क्या हो, अधिक वायु हो। अधिक वायु जहाँ पे होगी वहाँ पे अपने होंगे महाप्राण वर्ण। और देखो परिभाषा भी हम देख लेते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वह अधिक अथवा ज़्यादा,
वह क्या, वह का मतलब है वायु। वायु अधिक अथवा ज्यादा निकलती हो तो उसे महाप्राण कहते हैं, है ना। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में, है ना, अधिक मात्रा में बाहर निकले, जब हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं और उसमें अधिक वायु बाहर निकल रही है, मुख से अधिक वायु निकल रही है, तो उसका मतलब है कि वो कौन से वर्ण है, वो है अपने महाप्राण वर्ण। और देखो महाप्राण जो वर्ण है इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 14। कितनी है इनकी संख्या, इनकी संख्या है 14। यह आपको ध्यान में रखनी है। और देखो इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ख, घ, छ, झ, ट, ड, थ, ध, फ, भ, श, स, सा और है। ठीक है, ये जितने भी वर्ण आते हैं ये किस में आते हैं, महाप्राण। महाप्राण मतलब इनको बोलने में अधिक वायु लगती है, अधिक वायु मुख से बाहर निकलती है जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो उच्चारण के आधार पर, अब देखो उच्चारण के आधार पर मतलब उच्चारण मतलब बोलना, है ना, बोलना मतलब बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो उच्चारण के आधार पर जो वर्णों के प्रकार होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार। तो देखो अब जो 8 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। देखो बेटा इसको भूल जाओ, ये थोड़ा ज़्यादा टाइप हो गया, ये एक साथ ही हम जान लेते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, उसमें सारा दिया हुआ है। अब देखो अब आ जाओ, देखो बात की हमने किसके आधार पर, चौथा जो भाग है इसका, है ना, कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखो उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो होते हैं ये 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। तो देखो 8 जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है अपने 8 प्रकार। समझ में आया, उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। और 8 प्रकार कौन कौन से हैं अपने, देखो पहला जो है वो है स्पर्श वर्ण, जिसे हम स्पर्शी वर्ण भी कह सकते हैं। ध्यान में रखना बेटा, कंफ्यूज मत होना, स्पर्श वर्ण को ही स्पर्शी वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो संघर्षी वर्ण, स्पर्शी संघर्षी वर्ण, नासिके वर्ण, संघर्षहीन वर्ण, प्रकंपित वर्ण, पार्श्विक वर्ण या फिर टाननजात उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्पर्श वर्ण पर। अब देखो स्पर्श जो वर्ण है, स्पर्श जो वर्ण है अपने, इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, इसमें आते हैं देखो क, त, त, प। वर्ग के प्रथम 4 वर्ण क्या आते हैं, कि जो वर्ग के प्रथम जो 4 वर्ण आते हैं वो किस में आते हैं, वो अपने आते हैं स्पर्श वर्ण में। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो संघर्षी वर्ण, संघर्षी वर्ण में की जो संख्या होती है वो अपनी होती है 4। कितनी होती है, 4। और देखो संघर्षी वर्ण, इसे लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो संघर्षी जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 4, श, स, श और है। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। तो ध्यान में रखना, हमेशा विद्यार्थियों की सबसे जो बड़ा कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि वो संघर्षी वर्ण और ऊष्म वर्ण दोनों को अलग समझ लेते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता। इसलिए ये संघर्षी वर्ण का भी मैं आपके सामने लेके आई हूँ, क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि विद्यार्थियों को ये तो पता है कि ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर उनसे पूछता है कि बताओ बेटा संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज
क्यों कंफ्यूज? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि संघर्षी वर्ण होते कौन से हैं। अगर पता होता तो वो कर देता, है ना। तो हम ये डाउट भी नहीं रखेंगे, अपनी क्लास में कंप्लीट पूरा समझाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखो संघर्षी वर्ण, इनकी संख्या 4 होती है। संघर्षी वर्ण को ही ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4 होती है, संघर्षी वर्णों की संख्या भी 4 होती है। और जो 4 होते हैं वो अपने होते हैं श और है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान में रखना है दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की संख्या एक ही है, और जो ऊष्म और जो संघर्षी वर्ण है वो अपने सामने है। उसके बाद देखो स्पर्शी संघर्षी वर्ण क्या है। देखो बेटा, इसमें यह भी बताया गया है कि जो स्पर्शी संघर्षी वर्ण है इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या 4 है। और जो कौन से हैं, च वर्ण के प्रथम 4 वर्ण, जो च वर्ण है उसके जो प्रथम 4 वर्ण है वो ही अपने आते हैं किसमें, स्पर्शी संघर्षी वर्ण के अंदर। उसके बाद देखो नासिक्य वर्ण। अब देखो नासिक्य वर्ण, बेटा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो देखो बिल्कुल भी आप सभी को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे नासिक्य वर्ण की बात आए तो नासिक्य वर्ण का मतलब होता है इनकी जो संख्या होती है वो अपनी होती है कितनी, 4 होती है। और जो इनकी संख्या 4 नहीं बेटा, थोड़े कंफ्यूजन हो गया, 4 नहीं होती। नासिक्य वर्णों की जो संख्या होती है वो अपनी होती है 5। अब 5 तो होती है, लेकिन अब देखो 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण। अब देखो यहाँ कंफ्यूज, प्रत्येक वर्ण। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि स्पर्शी जो व्यंजन है, और स्पर्शी व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। और पांचों वर्गों का जो 5वां वर्ण है, कौन सा है, 5वां जो वर्ण है, 5वां वर्ण जो है वो है अपना नासिक्य, वो है अपना नासिक्य वर्ण। और देखो नासिक्य वर्ण कहाँ किसे जाता है, नासिक्य वर्ण का मतलब होता है जो मुख और नाक दोनों से बोला जाता है। किससे, जो मुख और नाक दोनों से बोला जाता है वो अपने होते हैं नासिक्य वर्ण। और मुख और नाक से जो बोले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो अपना होता है न्य, ण, अण, ठीक है, न और मैं, ये 5 है जो क्या है, प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण है। किसके हैं, प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण है, ये 5 है, ठीक है। तो ध्यान में रखना नासिक्य वर्णों की संख्या 5 होती है, और जो 5 होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का 5वां जो वर्ण होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नासिक्य वर्णों को एक बात ध्यान में रखना है, अंतिम वर्ण भी कहा जाता है। अंतिम वर्ण अगर पूछा जाए तो ध्यान में रखना किसकी बात हो रही है, नासिक्य की बात हो रही है। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। और पंचमा अक्षर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये इसमें प्रत्येक वर्ग का ये 5वां वर्ण होता है, और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण ही नासिक्य वर्णों को पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होने के कारण इसे अंतिम वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संघर्षहीन वर्ण। संघर्षहीन वर्ण जिन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, और अर्ध स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। और जो अर्ध स्वरों की संख्या 2 होती है उन दोनों में कौन कौन से आते हैं, य और व। और इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है तो आधे अक्षर के रूप में भी, आधे वर्ण के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद देखो प्रकंपित वर्ण। अब देखो प्रकंपित वर्ण का मतलब क्या होता है, मतलब जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का जो भाग है ना,
2-3 बार कंपन करे, है ना। और जो 2-3 बार कंपन करे उसे ही हम कहते हैं प्रकंपित वर्ण। और प्रकंपित वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है बेटा 1। और जो प्रकंपित व्यंजन है वो है अपना र, क्योंकि र एक ऐसी ध्वनि है जिसको हम जब बोलते हैं तो जीभ में कम से कम 2-3 बार कंपन होता है, और जहाँ पर 2-3 बार कंपन हो वो वर्ण होते हैं प्रकंपित वर्ण, ठीक है। उसके बाद देखो पार्श्विक वर्ण। अब देखो पार्श्विक वर्ण क्या होते हैं। पार्श्विक वर्ण का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यंजन वर्ण को बोलते हैं तो मुख से हवा जो बाहर, मतलब साइड के कोनों से जो हवा बाहर निकलती है ना, उसे कहा जाता है पार्श्विक वर्ण। और पार्श्विक वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 1। और जो 1 है वो अपना क्या है, ल। ल जो है वो अपना है पार्श्विक वर्ण, मतलब जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करते समय हवा मुख के दोनों तरफ से अबाध गति से बाहर निकलती है, दोनों साइडों से, वो होता है अपना ल। और ल कौन सा है, पार्श्विक वर्ण। अब देखो टांडन जात या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन, मतलब उत्क्षिप्त व्यंजन को ही टांडन जात भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इनकी संख्या जो होती है 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, ड और ढ। आप पहले जानो कि उत्क्षिप्त व्यंजन कहाँ किसी जाता है। इसका मतलब होता है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ की जो नोक है एक झटके के साथ नीचे गिरे, है ना, जीभ की नोक एक झटके के साथ नीचे गिरे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, क्योंकि जब ड और ढ जब हम बोलते हैं तो अपना जो जीभ की नोक है वो एक झटके के साथ नीचे गिरती है, और वही होते हैं उत्क्षिप्त, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम जान लेते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, कंठेय वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंतेय वर्ण, ओष्ठेय वर्ण, नासिक्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण और दंतोष्ठेय। बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये पूरी स्लाइड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ज़्यादा भी नहीं तो अधिकतर जो अब तक के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी के अंदर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो बेटा इस स्लाइड को अच्छे से याद कर लेना। अब देखो उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10। ये 10 प्रकार के होते हैं। अब देखो कंठेय वर्ण। अब सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो कंठेय वर्ण होते हैं वो होते क्या है ना, वो भी तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो जाके आगे हम आगे वाले वर्णों को समझेंगे। तो देखो कंठेय वर्ण का मतलब होता है कि जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, जिन्हें कंठ से बोला जाता है वो होते हैं कंठेय वर्ण। जैसे कि अ जब हम बोलते हैं तो वो कंठ से बोला जाता है, आ, क, ख, ग, घ, ण, है ना। और विसर्ग ये जितने भी हैं वो किस में आते हैं, ये अपने आते हैं कंठेय वर्ण में। अब देखो तालव्य वर्ण, है ना, मतलब कंठ को छोड़ा, अब ताल, है ना, जो तालू से बोला जाता है, तालू से जो बोले जाते हैं वो वर्ण कौन से हैं। तो देखो ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, अण, य और श। ये ऐसे वर्ण हैं जो किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, है ना। और जो तालु से बोले जाते हैं वही अपने होते हैं तालव्य वर्ण। उसके बाद देखो मूर्धन्य वर्ण। अब देखो मूर्धन्य जो वर्ण होते हैं उनका मतलब होता है कि जो तालव्य से भी आगे से बोले जाते हैं। देखो जिसमें आता है री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, ठीक है, ये अपने होते हैं मूर्धन्य वर्ण। उसके बाद देखो दंतेय वर्ण। अब देखो दंतेय वर्ण का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जो दांतों से बोले जाते हैं, है ना, जब हम बोलते हैं तो उसमें दांत भी काम करते हैं, वो होते हैं दंतेय वर्ण। जैसे कि त, थ, द, ध, न, ल, श।
जब हम इन अक्षरों को जब बोलते हैं तो इनको बोलते समय क्या होता है, इनको बोलते समय अपने दांत भी काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है दंतेय वर्ण। अब देखो औष्ठेय वर्ण, औष्ठेय वर्ण कौन से होते हैं, मतलब जो वर्ण होठों से बोले जाते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए होठों का प्रयोग किया जाता है वो अपने होते हैं औष्ठेय वर्ण। देखो उसमें क्या आता है, ऊ। जब हम ऊ बोलते हैं तो अपने होठों का जो आकार है वो गोल होता है ना, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जब हम ऊ बोल रहे हैं, जब हम बड़ा ऊ बोल रहे हैं तो तब हम ये बोलते हैं, तब अपने क्या है प, फ, ब, भ, म, इन वर्णों को जब हम बोल रहे हैं तो इनको बोलते समय हमारे होठ काम कर रहे हैं, और जहाँ पर अपने होठ काम करते हैं वो अपने होते हैं औष्ठेय वर्ण। उसके बाद देखो नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण के बारे में हमने बात की थी अभी कुछ देर पहले ही। नासिक्य वर्ण का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए मुख के साथ साथ नाक भी कार्य करे, है ना, वो अपने होते हैं नासिक्य वर्ण। और इनकी जो संख्या होती है ये अपनी 5 होती है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि नासिक्य वर्णों को ही पंचमाक्षर भी कहा जाता है, नासिक्य वर्णों को ही अंतिम वर्ण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग के पांचवा वर्ण होता है या अंतिम वर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद देखो कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ के साथ साथ तालु भी काम करे, है ना, मतलब कंठ और तालु दोनों काम करे, वो अपने होते हैं कंठ तालव्य वर्ण। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 2। कितनी संख्या होती है इनकी, 2 होती है। और वो कौन कौन से, ए और आई, ठीक है। उसके बाद देखो कंठ औष्ठेय वर्ण। अब ये देखो कंठ औष्ठेय, कंठ औष्ठेय का मतलब होता है जो कंठ और होठ दोनों से बोले जाए वो अपने होते हैं कंठ औष्ठेय वर्ण। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 2, और उसमें आता है ओ और औ। उसके बाद देखो दंतोष्ठेय, दंतोष्ठेय जो है मतलब वह वर्ण जिनको बोलने के लिए दांत के साथ साथ होठ भी काम करे, है ना, दांत के साथ साथ होठ भी काम करे, वो अपने होते हैं दंतोष्ठेय वर्ण। और वो है अपने व और फ, है ना। उसके बाद देखो काकल्य। अब देखो काकल्य, काकल्य व्यंजन कौन से होते हैं, काकल्य व्यंजन का मतलब होता है कि वह व्यंजन जो किससे बोले जाते हैं, जो कंठ से बोले जाते हैं, और जो कंठ से बोले जाते हैं उस व्यंजन वर्ण की जो संख्या है वो है 1। कितनी है, 1। और जो वर्ण है वो कौन सा है जो है वो 1 ही है। काकल्य व्यंजन की संख्या 1 है और वो है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो अब देखो हिंदी में जो अन्य वर्ण है, हिंदी में अन्य जो वर्ण है उनके बारे में भी आप सभी को बता देते हैं, क्योंकि ऐसा व्यंजन में ऐसा कोई भी नहीं है जो पूछा नहीं जाता। क्योंकि जो ये अन्य वर्ण है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जान लेते हैं कि हिंदी के जो अन्य वर्ण है वो कौन से हैं। तो देखो अयोगवाह, अयोगवाह जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और वो जो 2 शब्द है वो कौन कौन से हैं। तो देखो धन योग धन वाह, अथवा नहीं जुड़कर वहन होने वाले, यानी वह वर्ण जो व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है। अयोगवाहक में 2 वर्ण होते हैं। बेटा देखो ये थोड़ी कठिन है, मैं तुम्हें बिल्कुल आसान भाषा में बता देती हूँ। संख्या होती है वो होती है 2, और 2 जो संख्या होती है वो कौन कौन से अपने, वो है अंग और अह। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और वो कौन कौन से हैं, अंग और अह। अब देखो अंग जो है इसे कहा जाता है अनुस्वार, और अह जो है इसको कहा जाता है विसर्ग, ठीक है। तो बस आसान सी भाषा है। उसके बाद देखो उदाहरण, है ना, उदाहरण के माध्यम से भी इसमें बताया गया है कि देखो कंठ है, कंठ जो शब्द है जब हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जब तो हमने क्या किया,
क, क के नीचे हलंत लगाया। हलंत क्यों लगाया? क्योंकि इसमें से हमने स्वर को बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने ठ, इसमें जो ठ है इसको भी हमने क्या किया? आधा किया। फिर उस ठ में से हमने क्या किया? ए को हमने क्या किया? निकाल दिया। उसके बाद देखो नम है, नम है में भी यही हुआ। पहले न को लिया, इसमें किसको? न को लिया और न में से क्या किया? स्वर निकाला। और फिर उसके बाद मैं है, मैं में से क्या किया? मैं में से अह निकाला। अह मतलब जो अपना विसर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि अंग और जो अह है इनमें से क्या किया गया? इनको निकाला गया। उसके बाद देखो संयुक्ताक्षर। अब देखो संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है। अयोगवाहक, देखो अयोगवाहक की सीधी और सरल जो परिभाषा है वो तो यही है अपनी कि इनका प्रयोग अधिकतर यही कहा जाता है, ना तो स्वरों में किया जाता है ना व्यंजनों में, लेकिन अधिकतर बुकों में बताया जाता होगा कि भाई इनका प्रयोग स्वरों में तो किया जाता है लेकिन व्यंजनों में नहीं किया जाता। और ये उदाहरण के माध्यम से दे भी रखा है। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो संयुक्ताक्षर, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। और देखो ये क्या है? 3 वर्णों के योग से बना है। संयुक्ता अक्षर जो है इनकी संख्या तो 4 होती है लेकिन क्या है? ये किसके योग से बना हुआ है? ये 3 वर्णों के योग से बना हुआ है। तो देखो सबसे पहले संयुक्ता अक्षर जो है इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और जो 4 संयुक्ताक्षर है उसमें सबसे पहले जो है वो है श। अब देखो ये जो श है ये किन से मिलकर बना हुआ है? ये अपने बना हुआ है क और धन श से। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर ऑप्शन में आए तो एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि जिसके नीचे हलंत आएगा ना, एक तो आपको दे दे क धन श, है ना, और एक आपको दे क धन श, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जहां जिसके नीचे हलंत आएगा वही अपना राइट आंसर रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखो त्रय, त्रय जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है? तय धन त्रय धन ए, ठीक है। त्रय जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तय धन। अब देखो इसमें क्या किया है? इसमें र में से भी ए निकाल दिया और उसके बाद क्या है कि ऐसे तो ये बना हुआ है तय धन र से, है ना, लेकिन इसमें ये पूरा तोड़ के बताया जा रहा है तुम्हें। पूरा तोड़ के भी मैं बता रही हूँ तुम्हें कि जब इसको हम पूरा तोड़ते हैं तो इन दोनों में से क्या किया? स्वर को बाहर निकाल दिया और तय नीचे हलंत, धन नीचे हलंत। लेकिन जब इस पूरे को लिया गया तो क्या हुआ कि तय के नीचे तो हलंत आएगा लेकिन धन र जो रहेगा वो अपना क्या रहेगा? पूरा। और र में से यहाँ पे क्या निकाला था? ए। और वैसे ही यहाँ पे क्या है? यहाँ पे श के नीचे हलंत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे श के नीचे हलंत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी ए को क्या किया है? स्वर को निकाला गया है। ये तो मेरा मतलब पूरा बताया है आप सभी को कि यहाँ पे इस प्रकार मतलब व्यंजन में से स्वर निकाला जा सकता है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि हमेशा ये श पूरा ही आएगा। कब, है ना, ये श क्या है? पूरा ही आएगा और धन से पहले जो आएगा उसके नीचे हलंत लगा हुआ आएगा। तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो ज्ञ जो बना है वो बना है जय धन ण। अब देखो इसमें से क्या किया है बेटा? फिर यहाँ पे भी हलंत होना चाहिए, इसमें से भी ए स्वर को निकाला, लेकिन जो अपना सही मतलब जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है ना। ये तो तोड़ के बताने का एक तरीका है कि भाई बेटा इसमें से भी स्वर निकल रहा है, मतलब व्यंजन स्वरों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में जो आएगा वो कैसे आएगा आपका? वो आएगा जय नीचे हलंत धन ण। ये कभी नहीं होगा कि इसके नीचे भी हलंत होगा, है ना। अगर वो ज्यादा ही डीपली घुसे, है ना, तब वो पूछ सकता है कि भाई इसका भी क्या होगा, इसमें से कैसे स्वर निकलेगा, तब जाके इस तरीके से आएगा, वरना अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में ही रखना है और ये हमेशा ऐसे कभी भी नहीं आएगा। अगर ऐसे दोनों के नीचे हलंत आ रहा है तो वो भी गलती होगा। जो सही होगा वो अपना होगा जय नीचे हलंत और न्य,
ठीक है, ये अपना सही होगा, ये गलत और ये सही। ठीक है, उसके बाद में श्रेय, इसमें भी क्या किया कि जो श्रेय है वो शय धन रै धन ए, अब रै में से ए निकाल लिया, लेकिन जो सही होगा वो क्या है, शय धन रै, क्योंकि क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाओ, अब देखो विकसित, अब क्या देखना है हमें, विकसित, विकसित स्वर अनुनासिक या चंद्र बिंदु, ठीक है, जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं, मतलब जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु आता है, और इसके साथ ही जो विकसित स्वर होते हैं उनका जो निशानी होती है बेटा ये देख लो, आ है। ठीक है, अब आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो हिंदी भाषा द्वारा विकसित स्वर, हिंदी भाषा द्वारा जो विकसित स्वर है वो अपना कौन सा है, वो है अपना चंद्र बिंदु वाला स्वर, और वो कौन सा है, आ। अब देखो आ के नीचे ऊपर जो लगा हुआ है वो है चंद्र बिंदु, और वो किसके द्वारा विकसित है, वो है अपने हिंदी भाषा द्वारा विकसित। उसके बाद देखो अब देखो बेटा, अब देखो टांडन जात उत्क्षिप्त फेंका हुआ, है ना, उत्क्षिप्त और फेंका हुआ, मतलब उत्क्षिप्त को ही फेंका हुआ भी कहा जा सकता है, इसी को टांडन जात भी कहते हैं। और उत्क्षिप्त को ही फेंका हुआ क्यों कहा गया, कि मैंने कहा था कि जिन वर्णों का उच्चारण मतलब जो जीभ के एक झटके के साथ नीचे गिरे उन्हें ही हम कहते हैं, जो जीभ के जो वर्ण जीभ के एक झटके के साथ नीचे करके बोले जाते हैं वो अपने होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, और इनकी जो संख्या होती है वो अपनी होती है 2 होती है, वो है ड और ढ। उसके बाद देखो ये जो उत्क्षिप्त जो मतलब व्यंजन होते हैं, इनकी जो मतलब इनके बारे में जो थोड़ी नॉर्मल बातें हैं वो भी हम जान लेते हैं। देखो इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ड और ढ है इसको स्वर रहित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है कि बेटा इसमें से स्वर नहीं निकाला जा सकता, है ना। जैसे हमने कई व्यंजनों को तोड़ के उसमें से स्वर निकाला ना, लेकिन इनका कहना है इसमें क्या होता है कि इनमें से हम स्वर को नहीं निकाल सकते। एक बात तो आपको इसमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी है इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, आज तक तुमने देखा है हिंदी में इतने शब्द बने हैं, करोड़ों अरबों शब्द हैं, कभी आपने देखा है कि किसी भी शब्द की शुरुआत ड या ढ से हुई है? नहीं हुई ना। तो एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि इनमें किसी भी शब्द की, है ना, किसी भी शब्द की शुरुआत में ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इनका प्रयोग शब्दों के बीच में किया जाता है, ये बात भी सही है ना। जब आप व्यंजन की लाइन पढ़ते हो तो ये जो दोनों व्यंजन आते हैं वो किस में आते हैं? बीच में ही आते हैं ना, बीच में आते हैं। ते से तलवार, ते से थाली, दे से डलिया, दे से ढक्कन, है ना, मतलब बीच में आ रहे हैं। तो ये जो है इनका प्रयोग इन शब्दों के बीच में ही किया जाता है, हमेशा इनका प्रयोग शब्दों के बीच में ही किया जाता है। उसके बाद देखो यह हिंदी भाषा द्वारा विकसित व्यंजन है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अगर पूछा जाए कि ये जो व्यंजन है वो किसके द्वारा विकसित है, तो ये किसके द्वारा है? ये हिंदी भाषा द्वारा ही विकसित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो विदेशी स्वर, आगत स्वर, मेहमान स्वर, अर्धचंद्र, इतने नाम, मतलब ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं जो हमने आपको दिया नहीं, है ना। देखो याद रखना कि आगत जो स्वर है इन्हीं को मेहमान स्वर भी कहा जाता है, आगत स्वर को ही विदेशी स्वर भी कहा जाता है, आगत स्वर को ही अर्धचंद्र बिंदु भी कहा जाता है। मतलब अगर आपके सामने इन चारों ऑप्शनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है बात किसकी की जा रही है? बात आगत स्वर की जा रही है। और देखो आगत जो स्वर है इसका मतलब होता है कि जो अपने देश की ना होकर विदेश से आए, है ना, विदेश से आए हुए स्वर, और जो विदेश से आए हुए स्वर होते हैं उन्हें कहा जाता है आगत स्वर। और देखो इसकी पहचान क्या होती है कि जब आ है तो उसके ऊपर क्या है? बिंदु, ये निशान है ना,
ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो विदेशी व्यंजन, अरबी फारसी व्यंजन। विदेशी व्यंजन, अरबी फारसी व्यंजन। विदेशी व्यंजन का मतलब होता है जो विदेश से आए हुए होते हैं, और जो विदेश से आए हुए होते हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही अरबी फारसी व्यंजन भी कहा जाता है। और देखो क के नीचे ये बिंदु लगा हुआ है, इसे हम बोल सकते हैं नुक्ता। क्या बोल सकते हैं? नुक्ता। देखो क, ख, ग, ज, फ, इन सभी के नीचे क्या लगा हुआ है? बिंदु लगा हुआ है, और इस बिंदु को हम कह सकते हैं नुक्ता। तो ध्यान में रखना है कि जिन भी व्यंजन वर्णों के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ आए तो समझ लेना कि वो कौन से व्यंजन है, वो अपने विदेशी व्यंजन है। विदेशी व्यंजनों को ही अरबी व्यंजन कहा जाता है, अरबी को ही क्या कहा जाता है? इन सभी का मतलब विदेशी व्यंजन मान लो, विदेशी कोई अरबी और विदेशी कोई फारसी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो एनसीईआरटी के अनुसार भी बता देते हैं आपको। एनसीईआरटी के अनुसार कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ख, ज, फ। ठीक है, उसके बाद देखो साहित्य कोश, शब्दकोश के उपयोग के आधार पर। ठीक है, साहित्य कोश और शब्दकोश के आधार पर भी हम जान लेते हैं कि देखो इनमें क्या क्या होते हैं। तो देखो साहित्य कोश और उसके साथ ही शब्दकोश के जो होते हैं, देखो इसमें स्वर भी होते हैं, इसमें सारे देखो ये वाला अंग भी है, चंद्रबिंदु वाला अह भी है, ये भी है, ये अपना ए भी है, आ भी है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, आई है, ओ है और औ है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा जो है इसमें देखो संयुक्त, इसमें जो साहित्य कोश में आता है वो अपना आता है क, श, ख, ग, घ, ण। तीसरा है च, छ, ज, ज्ञ, झ, ण। उसके बाद में है चौथा जो अपना है ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है, और पांचवा देखो इसमें क्या आएगा? त, त्र, थ, द, ध, न। और छठे में क्या है? प, फ, ब, भ, म। सातवां कौन सा है? य, र, ल, व। श, श्र, श, स है। ये जितने भी हैं ये किस में है? ये है अपने साहित्य कोश में। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि अगर साहित्य कोश में मान लो दे दिया जाए और ये वाले अगर अक्षर तुम्हारे सामने आ रहे तो समझ लेना, इस स्लाइड को अच्छे से याद कर लेना ताकि आप सभी को पता रहे कि साहित्य कोश के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक है, तो आज अपनी क्लास देखो वर्णमाला से संबंधित अपनी क्लास, ये आज अपनी तीसरी क्लास थी और आज हमने वर्णमाला पूरी कंप्लीट कर ली है। बात करें या फिर हम कह सकते हैं कि वर्ण विचार आज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो वर्णमाला से संबंधित आज अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।